Assalamualaikum, welcome back to my channel. In this video we are going to study lecture number 42 and that is isomorphism of graphs. ठीक है, हम MTH 202 में अब ग्राफ्स पढ़ रहे हैं और ग्राफ में हमने मैट्रिसेस रिप्रेजेंटेशन और टाइप्स ऑफ ग्राफ, सर्किट्स और पाथ्स वगैरह पढ़ ली हैं। अब हमने इसके बाद जो टॉपिक पढ़ना है वो है ग्राफ की आइसोमॉर्फिज्म के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, तो आइसोमॉर्फिज्म बेसिकली आइसोमॉर्फिक से निकला हुआ। आइसोमॉर्फिक का मतलब है कि एक सिमिलर इन फॉर्म एंड रिलेशन। ठीक है, जब एक चीज़ जो है वो फॉर्म और रिलेशन में सिमिलर होती है, एक जैसी होती है, तो उसको हम आइसोमॉर्फिक कहते हैं। ठीक है, सो जब दो ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक होंगे या कैसे होंगे तो उसको स्टडी करने को हम आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ्स कह रहे हैं। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आइसोमॉर्फिज्म करनी कैसे है वो मैं आपको इस स्टार्ट वाली एग्जांपल में समझा दूंगी और आगे वाली आइसोमॉर्फिक जो एग्जांपल्स हैं उसको आपने फिर उसी हिसाब से ख़ुद देखना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि आइसोमॉर्फिज्म जो है वो कैसे हमें पता लगेगा या हम उसको चेक कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ है, देखें, और एक दूसरा ग्राफ है विच कैन आल्सो बी डिफाइंड एज v1 v2। ये देखें एक स्टार है और ये देखें इसके वर्टिसेस सेम है, 5 वर्टिसेस हैं और एजेस भी इसके 5 है, दोनों के एजेस 5 है, वर्टिसेस 5 हैं। ठीक है, तो ये आइसोमॉर्फिक है। अब आइसोमॉर्फिक ये नहीं है कि अगर यहाँ पे मेरा v1 है और दूसरी जगह पे v2 और यहाँ पे v3 हो गया ना, तो दैट डजंट मीन कि वो आइसोमॉर्फिक नहीं है। ठीक है, पहले सारा पढ़ के मैं आपको फिर थ्योरी सारी एक्सप्लेन करती हूँ। इट्स वर्टिसेस एंड एजेस कैन बी रिटन एज v1 v2 v3 v4 v5 एंड e g, मतलब जो एजेस हैं उसको हम लिख सकते हैं e1 e2 e3 एंड e4 इस तरह से। ठीक है, अब एज एंड पॉइंट फंक्शन क्या है इसका, e1 का है v1 v2, ये देखें e1 का है v1 v2, e2 का क्या है v2 v3, e3 का क्या है v2 v4 v3 v4। ठीक है, इस तरह से ये वाले जो वो है इसका एज एंड पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, अब दूसरा जो ग्राफ है जो जी डैश वाला है उसके लिए जो इन्होंने बनाया हुआ वो ये है v1 v3 है। e2 के वर्टिसेस क्या हैं, e2 के वर्टिसेस v2 और v4 हैं। ठीक है, इस तरह से सारे वर्टिसेस हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें टू ग्राफ g एंड g डैश दैट आर सेम एक्सेप्ट फॉर द लेबलिंग ऑफ द वर्टिसेस आर नॉट कंसिडर्ड डिफरेंट। ठीक है, तो दो ग्राफ्स जो हैं g और g डैश उसको सेम हम कह सकते हैं एक्सेप्ट फॉर द लेबलिंग, मतलब जो लेबलिंग है उसके वर्टिसेस की अगर वो डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पे v1 है और ये दूसरे पे जो है यहाँ पे v2 की जगह v3 है, तो उससे हम ये नहीं कह सकते कि ये वर्टिसेस जो हैं ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। ठीक है, मतलब जो आइसोमॉर्फिज्म है उसमें नेमिंग का कोई भी वो नहीं है, अगर लेबलिंग उसकी डिफरेंट है तो दैट डजंट मीन कि वो आइसोमॉर्फिक नहीं है। बात याद रखनी है, ये नहीं कि कोई दो डायग्राम्स है जिसके नाम ही डिफरेंट हो डायरेक्ट लिख दे के बस ये तो है ही नहीं आइसोमॉर्फिक, इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, अच्छा अब इसके एज एंड पॉइंट फंक्शन का ग्राफ देख लेते हैं। e1 का है v1 v2, ये एज एंड पॉइंट फंक्शन ऑफ g है और ये दूसरा जो है ये g डैश का फंक्शन है। अब ये इन्होंने बनाया कैसे है इसको मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। v1 v2 v1 v3, यहाँ पे तो इन्होंने सिर्फ उसी के नाम लिखे हुए। ठीक है, e1 का v1 v2 है, e2 का v2 v3 है, e3 का v3 v4 है और इसी तरह यहाँ पे भी इन्होंने एज एंड पॉइंट फंक्शन लिखा हुआ है। नोट दैट द ग्राफ्स g एंड g डैश आर लुकिंग डिफरेंट बिकॉज g द एंड पॉइंट्स ऑफ e1 आर v1 v2 बट इन g डैश एंड पॉइंट्स आर v1 एंड v3। ये जो दोनों ग्राफ्स है g और g डैश ये दोनों डिफरेंट लग रहे हैं क्योंकि e1 के एंड पॉइंट्स v1 v2 है जबकि दूसरे ग्राफ में e1 के एंड पॉइंट्स v1 v3 है। लेकिन जो है g डैश इज़ वेरी सिमिलर टू g इफ़ द वर्टिसेस एंड एजेस ऑफ g डैश आर रीलेबल्ड बाय द फंक्शन शोन बिलो। अगर नीचे वाले फंक्शन के हिसाब से हम इसको रीलेबल करेंगे ना तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फंक्शन जो है वो एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। इफ़ देयर इज़ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टिसेस ऑफ g एंड g डैश देन आल्सो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन द एजेस ऑफ g एंड g डैश। कह रहे हैं कि अगर g एंड g डैश के वर्टिसेस में 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है तो उसके एजेस में भी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होगी। ठीक है, और जब ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस एस्टेब्लिश हो जाएगी इट मीन्स के जो हमारा ग्राफ है वो क्या है, वो आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, अच्छा पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि आइसोमॉर्फिज्म का हमने देखना इसको कैसे है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक, यहाँ पे v1 है। अब हमने सबसे पहले एक वर्टेक्स ले लेना है। ठीक है, एक वर्टेक्स हम ले लेंगे तो उसी वर्टेक्स के हिसाब से हमने दूसरे वर्टेक्स को ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं v1 के इक्वली v1 को कर रही हूँ। ठीक है,
अब जो दूसरा वर्टेक्स है यहाँ पे V2, तो ये जो V2 है ये V1 के क्या है, V1 के एडजेसेंट है, ठीक है, उसके सामने है, उससे मिला हुआ है। तो V1 से अब यहाँ पे हमारे पास दो वर्टेक्स जो है वो एडजेसेंट है, तो हमारे पास अब यहाँ पे ऑप्शन है या तो हम V4 को V2 के इक्वल कर दें या तो V3 को V2 के इक्वल कर दें, ये हमारी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन जो सीक्वेंस है उसको याद रखना है, ठीक है। तो मैं V4 को V2 के इक्वल कर रही हूँ, सही है। अब इसके बाद देखें V2 के एडजेसेंट क्या है, V3 है, ठीक है। तो अब V4 के एडजेसेंट मेरे पास दो वर्टिसेस हैं, एक ये और एक ये। तो V1 को तो ऑलरेडी मैंने एक को असाइन कर दिया, तो उसको मैं दोबारा असाइन नहीं कर सकती, ठीक है। तो मैं जो V2 है उसको मैं असाइन कर देती हूँ, किसको, V3 को, सही है। अब V3 के बाद हमने क्या करना है, V3 के एडजेसेंट क्या है, V4 है, V3 के एडजेसेंट V4 है। तो अब यहाँ पे V3 के एडजेसेंट हमारे पास दो वर्टिसेस हैं, एक ये वाला और एक ये तो मैंने ऑलरेडी असाइन कर दिया हुआ है, इसलिए मेरे पास इसकी चॉइस नहीं है। तो मैं V5 को किसके इक्वल कर दूँगी, V4 के इक्वल कर दूँगी, ठीक है। अब लास्ट वर्टिस जो हमारा रह गया V5 का, तो अब V5 को देखें, V5 जो है वो एडजेसेंट किसके है, V4 के और V1 के, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लें कि ये हमारे पास V4 है, तो इसके एडजेसेंट क्या आ गया, V3 है। तो V3 को मैं V5 कह दूँगी, क्योंकि जो दूसरा एडजेसेंट है वो मैंने ऑलरेडी असाइन किया हुआ है, ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा V5 इज़ एडजेसेंट टू V1। तो V1 को मैंने देखें V5 जो है उसको V1 के एडजेसेंट कर दिया। इस तरह से जो वर्टिसेस हैं उसको हमने क्या करना है, उसका हमने 1-to-1 करस्पॉन्डेंस फाइंड करना है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने सारे वर्टिसेस को एडजेसेंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको मैच करना है, ठीक है। अब ये देखें, मैंने G के V1 को किसके एडजेसेंट कर दिया था, V1 के, तो मैं इन दोनों को ये मिला देती हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैंने जो G का V2 है उसको मैंने किसके एडजेसेंट किया, V4 से, तो मैं V2 को मैच कर दूँगी V4 से, ठीक है। अब देखें V2 के बाद V3 है, उसको मैंने किसके एडजेसेंट कर दिया था, उसको मैंने किसके इक्वल कर दिया था, V2 के इक्वल कर दिया था। तो मैं V3 को किसके इक्वल कर दूँगी, V2 के इक्वल कर दूँगी, ठीक है। इसको मिलाते जाना है इस तरह से। अब V4 को देखें मैंने किसके इक्वल किया, V5 के, तो मैं V4 को किससे मैच कर दूँगी, V5 से। और ये देखें V5 को मैंने किसके इक्वल किया, V3 से, तो मैं V5 को मैच कर दूँगी V3 से। दिस इज़ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, ठीक है। इस तरह से आपने बनाना है। अब एजेस का देख लें, एजेस में E1 के एजेस क्या हैं, E1 के एजेस V1 एंड V2 है। अब यहाँ पे देखिए V1 और V2 कौन सा है, ये V1 और V2, और इसका H क्या है, H का नाम है E4 है शायद, हाँ E4 है, ठीक है। तो मैं E1 को किसके इक्वल कर दूँगी, E4 के इक्वल कर दूँगी। इस तरह से आपने देखना है। अब जो E2 एज है, तो E2 एज यहाँ पे देखें उसके एजेस क्या हैं, V2 और V3। तो अब हमने यहाँ पे V2 और V3 को हमने जिसके इक्वल किया है उस एज का नंबर लिखेंगे। ये देखें ये V2 है और ये V3 है, और इसका एज देखें कौन सा है, एज इसका है E2, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, E2 को किससे मिला देंगे, E2 से मिला देंगे, सही हो गया। इसी तरह से अब E3 एज देखें उसके एंड्स क्या हैं, V3 एंड V4। तो यहाँ पे हम देखेंगे V3 और V4 को हमने किसके इक्वल कहा हुआ है, ये देखें ये वाला है, और इसका एज नंबर क्या है, V5। तो हम E3 को किसके इक्वल कर देंगे, E5 के। अब इसी तरह से E4 को देखें, E4 में कह रहे हैं यहाँ पे E4 को हमने पहले देखना है। V4 के एडजेसेंट क्या है, V4 और V5 है, ठीक है। अब यहाँ पे V4 और V5 क्या है, ये रहे, हमने V5 और V3 को V4 और V5 के इक्वल किया हुआ है, ठीक है। तो उसका जो एज है वो क्या है, E3 है। तो हम क्या कर देंगे, E4 को किससे मिला देंगे, E3 से मिला देंगे। इसी तरह से E5 को देखें तो उसके एंड पॉइंट्स क्या हैं, V1 और V5। अब यहाँ पे चेक करें V1 और V5 किसके हैं, ये V1 है, ठीक है, और ये V5 है, इसके हमने इसको इक्वल कहा है। और इसकी एज को देखें क्या है, एज इसका है E1, ठीक है। तो हम E5 को क्या किसके इक्वल कर देंगे, E1 के इक्वल। इस तरह से आपने एजेस और वर्टिसेस के दरमियान 1-to-1 करस्पॉन्डेंस का जो फंक्शन है वो बनाना है, ठीक है। और इस मेथड को, अगर इस सीक्वेंस को आप याद रखेंगे तो कोई मसला नहीं हो। उसके बाद आगे थोड़ा सा ये मेथड इतना मुश्किल तो नहीं है, अगर एक बार समझ आ गया तो बहुत इजीली हर एक दो ग्राफ्स के दरमियान बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि आइसोमॉर्फिक है कि नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखें यहाँ पे इन्होंने अपना फंक्शन डिफ़ाइन किया है, और ये वाला जो फंक्शन मैंने अभी बनाया है ये मैंने आपको अपने हिसाब से बना के दिया, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो फंक्शन इन्होंने बनाया वो आप भी बनाएं, आपको बस मेथड क्लियर होना चाहिए। जब आपको मेथड क्लियर होगा तो आप अपने हिसाब से जैसे भी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस करेंगे, अगर उसमें कोई मिस्टेक नहीं है
तो वो बिल्कुल करेक्ट होगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अच्छा, अब आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स का ये तो मैंने आपको बता दिया कि जी इज़ आइसोमॉर्फिक टू जी डैश इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर एग्जिस्ट 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। वही बता रहे हैं कि 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होनी चाहिए वी ऑफ जी का वी ऑफ जी डैश के साथ और ई ऑफ जी का ई ऑफ जी डैश के साथ, ठीक है। अच्छा, वी इज़ एन एंड पॉइंट ऑफ ई, अगर वी जो है वो ई का एंड पॉइंट है तो जी वी जो है वो किसका एंड पॉइंट होना चाहिए, एच ई का, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इक्वलेंस रिलेशन, ये बात आपने याद रखनी है कि ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म इज़ एन इक्वलेंस रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ग्राफ्स। ये आपके एग्जाम उसमें आ सकता है, आपके ये एग्जांपल ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं कि ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म जो है वो कौन सा रिलेशन है, ठीक है। तो उसमें आपने लिखना होगा कि वो एक इक्वलेंस रिलेशन है। इक्वलेंस रिलेशन कैसे है कि ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म को रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब ग्राफ शुड बी आइसोमॉर्फिक टू इटसेल्फ, ग्राफ शुड बी आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, देन जी डैश इज़ आल्सो आइसोमॉर्फिक टू जी एंड जी इज़ आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। अगर जी जो है वो जी डैश के आइसोमॉर्फिक है तो जी डैश जो है वो जी डबल डैश के आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। एंड जी आइसोमॉर्फिक टू जी डबल डैश, और इसी तरह से जो जी है वो जी डबल डैश के भी आइसोमॉर्फिक हो जाता है। ये तीनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये ग्राफ को जो है उसको प्रूव करनी चाहिए, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ का पॉइंट है, इसको याद रखना है आपने। इसके अलावा अब आइसोमॉर्फिक इन्वेरिएंट के बारे में आते हैं। अब यहाँ पे कुछ इन्वेरिएंट्स हमें दिए हुए हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं जिनके ज़रिए से हम बिना वो जो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बनाए हम आसानी से बता सकते हैं कि ग्राफ जो है वो आइसोमॉर्फिक है या नहीं है, ठीक है। मतलब हम ज़्यादा काम करने से बच जाएंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी पी इज़ कॉल्ड एन आइसोमॉर्फिक इन्वेरिएंट इफ़ एंड ओनली इफ गिवन एनी ग्राफ जी एंड जी डैश इफ जी एस प्रॉपर्टी पी, अगर जी में पी की प्रॉपर्टी होगी तो जी डैश जो है वो जी के आइसोमॉर्फिक तब होगा जब जी डैश में भी वो प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो हम पढ़ते हैं। हैज़ एन वर्टिसेस, मतलब दोनों ग्राफ्स के वर्टिसेस सेम होने चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए। हैज़ एम एजेस, मतलब दोनों के एजेस भी नंबर में सेम होने चाहिए, ठीक है। हैज़ अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री के, और सब के जो वर्टेक्स हैं उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए। हैज़ एम वर्टिसेस ऑफ डिग्री के, अब एम वर्टिसेस ऑफ डिग्री के का क्या मतलब है, मतलब कि अगर एक वर्टिस है, दो वर्टिसेस हैं और उसकी डिग्री 5 है तो दूसरे ग्राफ में भी दो ही वर्टिसेस होने चाहिए जिसकी डिग्री जो है वो 5 हो, ठीक है। अब कहते हैं हैज़ अ सर्किट ऑफ लेंथ के, और दोनों में लेंथ के मतलब सेम लेंथ का सर्किट होना चाहिए। सर्किट तो आपको पता है ना कि सर्किट किसको कहते हैं, उसमें हम एजेस को नहीं वो कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते, और स्टार्ट और एंड जो है वो सेम पॉइंट पे होता है, ठीक है। तो उस तरह से सर्किट होना चाहिए। हैज़ अ सिंपल सर्किट ऑफ लेंथ के, और एक सिंपल सर्किट भी उसमें होना चाहिए, ठीक है। और लेंथ के मतलब कि दोनों की लेंथ, अगर एक में 5 लेंथ का सिंपल सर्किट है तो दूसरे में लेंथ 5 का सिंपल सर्किट होना चाहिए। अगर एक में लेंथ 5 के 2 सर्किट्स हैं तो दूसरे में भी लेंथ 5 के 2 सर्किट्स होने चाहिए, वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये वाला पॉइंट है। एम सिंपल सर्किट्स ऑफ लेंथ के, मतलब अगर एक में 2 सिंपल सर्किट्स हैं 5 लेंथ के तो दूसरे में भी 2 सिंपल सर्किट होने चाहिए 5 लेंथ के। कनेक्टेड होना चाहिए, उसमें क्यूलर सर्किट हो और एक हैमिल्टोनियन सर्किट हो, ठीक है। अगर एक में यूलर सर्किट है तो दूसरे में भी हो, अगर एक में हैमिल्टोनियन सर्किट है तो दूसरे में भी हो। यूलर सर्किट क्या था, जिसके डिग्री जो है उसके हर एच की डिग्री जो है वो इवन होनी चाहिए थी, और हैमिल्टोनियन सर्किट में क्या था कि हर जो वर्टेक्स है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, डिग्री सीक्वेंस आपने याद रखनी है कि उसको हमने एक नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। मतलब डिग्रीज़ को जब भी हम लिखेंगे तो उसको हमने सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करके उसको छोटा करते जाना है, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ये एग्जांपल से समझ आ जाएगा। ये देखें, सबकी डिग्री लिखी हुई है, ए की डिग्री 2 है, डी की डिग्री 2 है, बी की डिग्री 3 है और सी की डिग्री 1 है, ठीक है। और ई की डिग्री क्या है, ई की डिग्री 0 है। अब इन्होंने क्या करना है कि डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस एक ग्राफ में है, उसको हम अब नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे, ठीक है। हमसे डिग्री सीक्वेंस पूछा है तो डिग्री सीक्वेंस अगर आपने 0 1 2 2 3 लिख दिया ना तो वो इन्होंने आपका आंसर गलत कर देना है, ठीक है। तो डिग्री सीक्वेंस याद होना चाहिए, वो नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो सबसे बड़ी डिग्री 3 है, उसके बाद 2 है तो 3 हो गया, 2 2, उसके बाद 1 आता है और देन 0, ठीक है। अब ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म फॉर सिंपल ग्राफ। अब सिंपल ग्राफ के लिए क्या है, सिंपल ग्राफ में क्या होता है, हमने लास्ट में पढ़ा था कि उसमें ना तो कोई पैरेलल एजेस होंगे और ना कोई लूप होगा, ठीक है। सो दैट इज सिंपल ग्राफ। तो सिंपल ग्राफ अगर होगा तो उसके एजेस में 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सिंपली ये बात हो रही है, थोड़ी पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे देखें, यू वी इज़ एन एज ऑफ जी, अगर यू वी जी का एज है तो जी यू
मतलब कि जी यू की जो इमेज है, ठीक है, एंड जी वी इज़ एन एज ऑफ जी डैश, तो हमने उसका एक फंक्शन बना देना है जी डैश के साथ जिसका इमेज जो है वो सेम होगा। और यू कैन से दैट विद द प्रॉपर्टी ऑफ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस यू एंड वी आर एडजेसेंट इन ग्राफ जी इफ़ जी यू एंड जी वी आर एडजेसेंट इन जी डैश। वही बात है जो हमने अभी ग्राफ ड्रॉ किया था और उसकी वो एडजेसेंसी हमने फाइंड की थी, ठीक है, एडजेसेंट करके वर्टिसेस को और फंक्शन एक बनाया था, उसी की बात यहाँ पे हो रही है। अच्छा, दूसरी बात ये कह रहे हैं नोट ये है हमारे पास कि कोई ख़ास हमारे पास मेथड नहीं है कि दो ग्राफ जो है वो आइसोमॉर्फिक है या नहीं है। मेथड्स हैं लेकिन उसकी कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। सो सिंपल कुछ कंडीशन है जो हमें इन्वेरिएंट्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से हम कर सकते हैं, तो और या फिर अगर उसके हिसाब से हम हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ जितनी हमें दी हुई हैं वो सारी की सारी स्पेसिफाई हो जाती हैं, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम उसकी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। 2 ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक इफ़ दे आर द सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस। अब फाइंड कैसे करना है, पहले देखना है वर्टिसेस सेम होने चाहिए, ठीक है, एजेस सेम होने चाहिए और डिग्री भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ जो आगे वाले इन्होंने ये पॉइंट्स बताए हुए थे यहाँ पे, ये सारे पॉइंट्स देख लेंगे। अगर ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये कंफर्म हो जाते हैं तो उसके बाद फिर हमने उसको प्रूफ करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देख लें एक्सरसाइज है डिटरमाइन वेदर द ग्राफ जी एंड जी डैश गिवन बिलो और आइसोमॉर्फिक। अब दो ग्राफ हैं, इनके हमने बताना है कि आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है। पहले तो हम नंबर ऑफ़ वर्टिसेस देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 वर्टिसेस हैं, तो वर्टिक्स का तो क्लियर हो गया कि 5 है। अब एजेस देख लें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 2 3 4 5 6। एक में एजेस कितने हैं, एक में एजेस हैं 7 और दूसरे में एजेस हैं 6। इट मीन्स एज मैच नहीं करे तो ग्राफ जो है वो आइसोमॉर्फिक नहीं है। एज एजेस ऑफ बोथ ग्राफ जी एंड जी डैश आर नॉट सेम देन हाउ द 1-to-1 करस्पॉन्डेंस इज़ पॉसिबल, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो दो ग्राफ हैं ये आइसोमॉर्फिक क्यों नहीं है, तो आपने फिर बताना होगा कि अगर एजेस जो हैं मतलब कि अगर एजेस उसके डिफरेंट है तो क्या मसला पड़ता है, फिर भी तो आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं। तो उसका रीज़न आपने ये बताना है कि जब दो ग्राफ की एजेस सेम नंबर में नहीं है तो हम 1-to-1 करस्पॉन्डेंस कैसे उसकी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहना है डिटरमाइन वेदर द ग्राफ जी एंड जी डैश गिवन बिलो और आइसोमॉर्फिक। वही बात आपने सबसे पहले क्या काउंट करना है, उसके वर्टिसेस काउंट करने हैं, फिर एजेस काउंट करने हैं। जब वर्टिसेस और एजेस जो हैं वो दोनों सेम हो जाए तो उसके बाद फिर आपने डिग्री पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें एक मुझे एक क्यू दिख रहा है यहाँ पे, तो क्यू की डिग्री यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5, क्यू की डिग्री क्या है 5 है जी डैश में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें कोई भी ऐसा वर्टेक्स नहीं है जिसकी डिग्री 5 हो। इट मीन्स के ये भी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस नहीं रखता है और ये ग्राफ जो है वो आइसोमॉर्फिक नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट ग्राफ देखें डिटरमाइन वेदर द ग्राफ जी एंड जी डैश गिवन बिलो और आइसोमॉर्फिक। तो इसमें कह रहे हैं कि क्या है, क्लियरली वर्टिस ऑफ बोथ ग्राफ जी एंड जी डैश हैव द सेम डिग्री। अब वर्टिसेस नंबर भी सेम है, डिग्री भी सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या बात है, इस वाले ग्राफ को देखें ये कनेक्टेड नहीं है। आइसोमॉर्फिक ग्राफ का मैंने कहा था कि शर्त ये है कि उसको कनेक्ट होना चाहिए। ये देखें ये दो ग्राफ बने हुए हैं ए सी ई और दूसरा ग्राफ है एफ बी और डी, ठीक हो गया। तो इन दो ग्राफ्स को मैं सेपरेट भी लिख सकती हूँ। इट मीन्स कि ये दो जो है ये कनेक्टेड नहीं है आपस में, ठीक हो गया। तो इसलिए जो है ये लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि ग्राफ जो है वो आइसोमॉर्फिक नहीं है। दिस इज़ द रीज़न डिटरमाइन वेदर द ग्राफ ऑफ जी एंड जी डैश गिवन बिलो और आइसोमॉर्फिक। अब फिर से नीचे ग्राफ दिए हुए कह रहे हैं कि आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है। तो देखें वर्टिसेस नंबर सेम है, ठीक है। एजेस भी जो है 2 सिंपल सर्किट ऑफ लेंथ 3, दोनों में ग्राफ जी में 2 सिंपल सर्किट है, कितने लेंथ के 3 के। वन इज़ ए बी सी ए, ये देखें ये ए बी सी ए, ये एक सिंपल सर्किट है, इसमें 2 हैं, देखें एफ डी ई एफ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें दूसरे सर्किट में क्या है, ऑफ लेंथ 4 जी में जो है ये देखें यू एक्स डब्ल्यू वी, यू भी यहाँ पे आता है, ठीक है। ये लोग यू भूल गए, देखें यू एक्स डब्ल्यू वी एंड यू, ये इसका लेंथ 5 का एक सर्किट बन रहा है, ठीक है। लेकिन वो जो है वो इसमें नहीं, इट मीन्स के दोनों के सर्किट मैच नहीं हो रहे, तो ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। अ सिंपल सर्किट इज अ सर्किट दैट डज नॉट हैव एनी अदर रिपीटेड वर्टेक्स एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट सर्किट के अलावा कोई भी रिपीटेड वर्टेक्स उसमें नहीं होता है।
अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं ग्राफ जी एंड जी डैश है आइसोमॉर्फिक के नहीं है, तो यहाँ भी वही बात है, पहले हम वर्टिसेस को मैच करेंगे, फिर एजेस को मैच करेंगे, फिर डिग्रीज देखेंगे, ठीक है। और डिग्री जब ये सब कुछ स्पेसिफाई हो जाएगा फिर हम सर्किट्स वगैरह की साइड पे जाएंगे। तो अब एक में जो है 2 सिंपल सर्किट है लेंथ 5 के जी में, ठीक है। सर्किट्स आप देख लीजिएगा ABCFEA है, और दूसरे में CDHGFC है, लेकिन जी डैश में जो है उसमें नहीं है सिंपल सर्किट लेंथ 5 का, ठीक है, जबकि उसमें 2 लेंथ 4 के सर्किट्स है। इट मीन यहाँ के सर्किट्स जो है मैच नहीं हो रहे, तो ग्राफ जो है वो आइसोमॉर्फिक नहीं है। अच्छा ये वाला आपने ख़ुद करना है, मैंने आपको समझा दिया है, और कोशिश करें कि इस वाले एग्जांपल की जगह आप अपनी एक ख़ुद से 1-to-1 करस्पॉन्डेंस जो है वो बनाएं। मैंने आपको मेथड बता दिया है, अब बनाना आपका काम है इसको, ठीक है। यहाँ पे भी क्या करना है, ग्राफ जी एंड जी डैश गिवन बिलो और आइसोमॉर्फिक। अब यहाँ पे भी आपने क्या करना है, आइसोमॉर्फिज्म को देखना है और फिर उसका फंक्शन बनाना है, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, एजेस को आपने सेम लेबल करना है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता देती हूँ, ये जो ए है इसको मैं इक्वल कर देती हूँ एस के, ठीक हो गया। अब ये जो बी है, ए के एडजेसेंट क्या है, बी और डी है, तो यहाँ पे देखें ए के एस के एडजेसेंट टी है, तो मैं इसको बी कह देती हूँ, और ये वी है तो इसको मैं क्या कह देती हूँ, इसको मैं डी कह देती हूँ, ठीक है। अब बी के एडजेसेंट सी और डी के एडजेसेंट भी सी है, तो इस वाले को मैं क्या कह देती हूँ, सी के इक्वल कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा अब यू के एडजेसेंट देखें, यहाँ पे सी के एडजेसेंट क्या है, सी के एडजेसेंट एच है, ठीक है। तो यू के एडजेसेंट एक्स है मेरे पास, तो इसको मैं किसके इक्वल कर देती हूँ, एच के इक्वल कर देती हूँ, ठीक है। अब एच के एडजेसेंट क्या है, ई है और बी है, तो देखें एच के एडजेसेंट मैं एक बना देती हूँ ई। तो इस तरह से आपने इसके फंक्शन को बनाना है, ठीक है। आप अपनी मेथड से बनाएं, आराम से बैठ के इसको देखें, और इसका एक 1-to-1 करस्पॉन्डेंस पहले वर्टिसेस का बनाएं, उसके बाद वर्टिसेस से ऐसे एक पहले 1-to-1 करस्पॉन्डेंस आपने बतानी है, और फिर यहाँ पे उसका फंक्शन बता देना है, ठीक है। ए बी को आपने किसके इक्वल कर दिया, एस टी के इक्वल कर दिया, और उसका ब्रैकेट में फंक्शन ऑफ ए लिख सकते हैं, मतलब कि ए का जो इमेज है वो जी डैश में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, ठीक है, जो हमने फंक्शन में पढ़ा था, आई होप आपको याद होगा। और एफ ऑफ बी मतलब फंक्शन ऑफ बी जो है वो जी डैश में क्या आ रहा है, टी आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आपने फिर उसका फंक्शन बता देना है, यही वाला सारा मेथड है, इसको आप देख लें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर पूछेगा, और अगर इन एग्जांपल्स को आपने समझ नहीं आ रही है तो मुझे आप कमेंट्स में बताएं, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के उसमें ये सारा समझा दूँगी। फिर लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो, share with your fellow students, and till then take care. Allah Hafiz. See you in the next lecture.